वेलकम बैक स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और पीडीएफ। जैसे कि हमने देखा था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है वो टू टाइप्स के थे। वन इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड सेकंड वन इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। एक लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जाता है उसे हम पीएमएफ बोल रहे थे। आज हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल देखेंगे और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल x, रैंडम वेरिएबल कैपिटल X is said to be continuous random variable, is said to be continuous random variable if it can take all possible values between certain limits। ठीक है, तो मतलब क्या कह रहे हैं, जैसे कि डिस्क्रीट में तो क्या था कि वो फ्रैक्शनल वैल्यू पिक नहीं कर रहा था, मतलब वो ओनली इंटीग्रल वैल्यू पिक कर रहा था। अगर पहली वैल्यू वो 0 ले रहा है देन वो क्या ले रहा था, 1 ले रहा था, देन वो 2 ले रहा था, मतलब 0 और 1 के बीच की वैल्यू पिक नहीं कर रहा था। अब कंटिन्यूअस में क्या है कि वो 0 और 1 के बीच की वैल्यू भी क्या कर सकता है, पिक कर सकता है, तो कंटिन्यूअस कहेंगे। जैसे कि हाइट का केस हमने पहले भी देखा था कि हाइट हो गया, वेट हो गया, हाइट, वेट, ये सारे के सारे, जैसे स्पीड, ये सारे के सारे किसकी एग्जाम्पल है, कंटिन्यूअस के। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये क्या होगा, फ्रैक्शंस में नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। जबकि हाइट, वेट, स्पीड जो है क्या होगा, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। हाइट है किसी की, हो सकता है कि 5.15 हो सकता है कि किसी की 5.20 हो, तो मतलब इनमें से वैल्यू क्या कर सकते हैं, वो बीच की वैल्यू को भी पिक कर सकता है। तो जो बीच की वैल्यू को पिक कर लेगा वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब बारी आई है किसकी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सो नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसका शॉर्ट नेम है पीडीएफ। जैसे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या था, दैट इज सीडीएफ। एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में होता है, ये होता है पीडीएफ। और डिस्क्रीट के केस में था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसको हमने नाम दिया था पीएमएफ। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को समझने से पहले सबसे पहले हम एक एग्जांपल करते हैं। उस एक टेस्ट है, ठीक है, उस टेस्ट के लिए एक तो दिया हुआ है कि उसने कितना टाइम लिया सबमिट करने के लिए और कितने स्टूडेंट ने उस टाइम लिमिट के अंदर वो जो क्वेश्चन है वो क्या कर दिया, सबमिट कर दिया है। जैसे कि 1 से 2 के बीच में, मतलब 1 भी इंक्लूड हो सकते हैं बट 2 इंक्लूड नहीं होगा। सपोज 1 से 2 के बीच में 20 स्टूडेंट्स ने अपना जो असाइनमेंट है या टेस्ट है वो सबमिट कर दिया है। और सपोज 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में 50 स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी असाइनमेंट सबमिट कर दी है। और 3 से 4 के बीच में, 3 मिनट टू 4 मिनट, कितने स्टूडेंट, सपोज 30 स्टूडेंट हैं। तो एक तो हम निकालते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एक निकालते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, डेंसिटी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने पहले भी किया था। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी, टोटल फ्रीक्वेंसी ले लो, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 100 हो गई। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी, 20 बाय में टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब सॉरी फ्रीक्वेंसी बाय में टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कितना हो गया 20 बाय 100, दैट इज पॉइंट में कितना हो गया, 2 हो गया। देन 50 बाय में 100, दिस इज 0.5। देन 30 बाय में 100, ये हो गया 0.3। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी दिस इज इक्वल टू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ओवर में क्लास विड्थ।
अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 0.2 आ गई है, 0.2 आ गई, लेकिन यहाँ क्लास विड्थ की बात करें दैट इज अपर माइनस में लोअर, जो ये चीज है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है, इंक्लूसिव का केस हो गया, सॉरी नॉट इंक्लूसिव, दिस इज एक्सक्लूसिव, और क्लास विड्थ कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो 0.2 बाय में 1 कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, अगेन क्लास विड्थ कितनी है, 1 आ गई, यानी ये भी 0.5 रहेगा और ये भी कितना रहेगा, 0.3। अब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं, तो हिस्टोग्राम पे क्या कर रखा है, जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में हमने टाइम ले लिया, सपोज दिस इज 1, सपोज 1, देन 2 एंड देन 3, ठीक है, और यहां पर हमने क्या ले लिया, उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज ले ली, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल थी, एक तो ले ली, सपोज दिस इज 0.2, सपोज 0.2, सपोज दिस इज 0.4 एंड सपोज हियर 0.5, ठीक है। अब 1 से 2 के बीच में, जो 1 से 2 के बीच में थी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, 0.2 आई है, 1 से 2 के बीच में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.2 थी, तो हिस्टोग्राम के लिए क्या था कि हमें इसे एक रेक्टेंगल से कवर करना था, मतलब जिसकी 0.2 जो है वो हाइट हो, तो ये हो गया 1 से 2 के बीच में 0.2 हो गया, ठीक है। अब 2 से 3 के बीच में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0.5 है, यानी 2 से 3 के बीच में आपको क्या करनी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, सॉरी यहाँ पर नोट दिस इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, बाई चांस यहाँ पर ऐसा हुआ कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आई है, मतलब आपको वाई एक्सिस के अलोंग क्या लेनी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेनी है, ठीक है। 2 से 3 के बीच में कितना आया था, 0.5 आया था, 2 से 3 के बीच में 0.5, 2 से 3 के बीच में 0.5, यानी जो ये रेक्टेंगल आएगी इसकी जो हाइट होगी वो 0.5 होगी, तो 2 से 3 कुछ ये बन गया, और 3 से 4, 3 से 4 के बीच में जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी थी दैट इज 0.3, तो सपोज दिस इज 0.3, तो ये कुछ आ जाएगा 0.3 हाइट का एक रेक्टेंगल आ जाएगा, तो ये हिस्टोग्राम बन गया है इस केस में। अब मान लो हमने जो टाइम है इस इंटरवल को 2 हिस्सों में तोड़ दिया है, मतलब इसके भी और टुकड़े कर दिए हैं, एक तो टुकड़ा कर दिए कि एक तो हो गया 1 से लेकर के 1.5 और एक हो गया 1.5 से लेकर के 2 तक हो गया सपोज, और इसका टुकड़ा हमने कर दिया 2 से लेकर के 2.5 और 2.5 से लेकर के हो गया है सपोज 3 तक हो गया है, और ये हो गया 3 से लेकर के 3.5 और 3.5 से लेकर के कितना हो गया सपोज 4 हो गया है, ठीक है, सॉरी दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4। अब 1 से 2 में ओवरऑल कितने 20, सपोज उन 20 में से जो 1 से 1.5 के बीच में दे रहे हैं वो है 5 स्टूडेंट, और जो 1.5 से 2 के बीच में दे रहे हैं ऐसे 15 स्टूडेंट आपको मिल रहे हैं, सपोज 50 स्टूडेंट में से 2 से 2.5 में दे रहे हैं 20, और जो रेस्ट है वो कितने हो गए 30, और सपोज 30 में से यहाँ हो गए हैं सपोज दिस इज 20 और ये हो गए हैं 10। अब आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 के करेस्पॉन्डिंग कितनी आ जाएगी, 0.05 आ जाएगी, क्योंकि दिस इज 5 बाय में 100 दैट इज 0.05, देन 15 बाय में 100 दैट इज 0.15, देन 20 बाय में 100 दिस इज 0.2, देन 0.3, और ये हो गए 20 के करेस्पॉन्डिंग दिस इज 0.2 एंड दिस इज 0.1, मतलब एक तो ये सेट आया है, एक 0.2 से 0.3 आया है और एक 0.2 से 0.1 आया है। नाउ अब बारी आई है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की। अब आप यहाँ पर क्लास विड्थ देखो, क्लास विड्थ चेंज हो गई, क्लास विड्थ कितनी हो गई 0.5, देन 0.05 बाय में then 0.05 divided by 0.5 this is 0.1, then 0.3 एक सेट ये हो गया, then this is 0.4 and 0.6 सेकेंड सेट ये हो गया, और ये हो गया 0.4 और ये हो गया 0.2। अब आप क्या करो, हिस्टोग्राम बनाओ। हिस्टोग्राम के लिए एक तो चाहिए 1 से 1.5, सपोज दिस इज 1, सपोज दिस इज 1.5, 1, 1.5, then 2, then 2.5, then 3, 3.5 and then 4, एंड यहाँ जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी थी उसकी रेंज आ रही है 0.1 to 0.6, तो आप ये मान लो सपोज दिस इज 0.1, 0.2,
0.3, 0.4, 0.5 एंड 0.6। अब 1 से 1.5 में देखो, 1 से 1.5 के बीच में जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है दैट इज 0.1, तो 0.1, तो ये रेक्टेंगल होगी जिसकी हाइट 0.1 होगी। देन 1.5 से 2, 1.5 से 2 हाइट कितनी है 0.3, तो 0.3 दैट इज यहाँ पर होगी, तो ये हो जाएगा 0.3। अब आप देखोगे 2 से 2.5, तो 2 से 2.5 की हाइट जो है कितनी आएगी 0.4, 0.4 दैट इज कितना हो जाएगा 0.4, यानी यहां पर आ जाएगा कुछ, ये रेक्टेंगल बन जाएगी। देन 2.5 से 3, 2.5 से 3 कितना है 2.5 से 3, दिस इज 0.6, 0.6, ये हो गया 0.6, यानी ये रेक्टेंगल आ गई। देन 3 to 3.5, 3 to 3.5 है 0.4 एंड देन 0.2, दिस इज 0.4, यानी जो सेम हाइट इसकी है, एंड दिस इज 0.2, यानी ये बन जाएगा कुछ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो मतलब हमने क्या करा, पहले तो इसके सिर्फ ये हिस्से थे, 3 ही रेक्टेंगल थी, लेकिन इस बार क्या है रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से बन गई है। ठीक है, अब हमने इसके और टुकड़े कर लिए। टुकड़े किस तरीके से करें, सपोज 1 से लेकर के आपने कर दिया है सपोज, अब 1 से 2 के, अभी तो कितने टुकड़े किए 2 टुकड़े किए। अब मान लो 1 से 2 के हम कर दे 4 टुकड़े, तो 1 से लेकर के एक तो कर दिया सपोज 1.25 सपोज, एंड देन 1.25 से लेकर के कि क्या कर दिया हमने 1.5, देन 1.5 से लेकर के कितना हो गया है 1.75, और 1.75 से लेकर के कितना हो गया है 2 तक हो गया है। ठीक है, मतलब ये कितना हो जाएगा 4 रेक्टेंगल आ जाएगी, 4 1 से 2 की करेस्पॉन्डिंग, देन 2 से 3, देन 3 से 4, यानी आपको टोटल 12 मिलेगी। मतलब जितने ज्यादा आप उसके हिस्से करोगे उतने ही क्या होंगे, इसकी विड्थ कम होती जाएगी। जैसे ये तो था 1 से 2 के बीच में, अब नेक्स्ट आ गया था 1 से 1.5 के बीच में, मतलब ये जो विड्थ है वो कम होती जा रही है। अगर आप 1.25 करोगे और विड्थ कम हो जाएगी, मतलब जितनी विड्थ कम होगी, सपोज इसके और टुकड़े कर दिए, सपोज हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बनाई, सपोज कुछ इस तरीके से आई है, सपोज एक बार के लिए कुछ मतलब ये हमने इस तरीके से टुकड़े किए कि और बढ़ते जा रहे हैं, मतलब इतने हिस्से, जितने हिस्से कर रहे हो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब फिर क्या करोगे आप, सपोज जितने हिस्से बढ़ते जा रहे हैं फिर उन सबको हम मिलाते जाएंगे, तो आप ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से कर्व बनती जाएगी। मतलब ये जितने टुकड़े करेंगे तो ये एक कर्व बनती जाएगी। ठीक है, मतलब जितने ज्यादा आप उसके हिस्से करोगे उतनी ज्यादा आपकी बेस्ट अप्रोक्सीमेशन आएगी, उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी कर्व अप्रोच करेगी। तो अभी ये जो है इसमें एरर ज्यादा आएंगी, क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी कितनी है 5 हैं। अगर आपकी 10 हैं, मतलब अगर आपकी मतलब एन जैसे जैसे बढ़ेगा, एन मतलब नंबर ऑफ रेक्टेंगल जैसे जैसे बढ़ेगी उतनी आपकी क्या होगी बेस्ट कर्व जो है। ठीक है, तो कुछ मान लो फिगर जो है सपोज जब आप इसके बहुत ज्यादा टुकड़े करोगे तो सबसे बेस्ट अप्रोक्सीमेशन आएगी। सपोज कुछ इस तरीके से आपकी कर्व बन रही है, ये कर्व बन रही है। ठीक है, तो जो ये कर्व होगी इससे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व कहेंगे। और सपोज ये जो फंक्शन है, मतलब ये जो कर्व है एक फंक्शन की बनी है जिसका नाम है एफ है। ठीक है, तो इस फंक्शन को पीडीएफ कहा जाएगा अगर ये 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहली कंडीशन तो क्या है कि -∞ to ∞ fx dx इज इक्वल टू 1, दैट इज क्या हो गया, जो एरिया अंडर द कर्व है, मतलब एरिया जो कर्व के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में जो बाउंड हो रहा है वो टोटल एरिया कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। सेकंड कह रहे हैं कि fx जो है हर एक x के लिए नॉन नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि हम कहेंगे कि आगे ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का हमें सम पता है कि वो कितना है 1 होता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी यहाँ एरिया को शो करेगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो 1 आता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एरिया अंडर द कर्व है, टोटल एरिया अंडर द कर्व वो भी कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। सेकंड हमें पता है कि किसी भी इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, इसलिए कह रहे हैं कि जो f है
मतलब एफ जो है मतलब उसकी जो रेंज सेट है उसकी रेंज सेट में भी क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर्स आने चाहिए। तो पीडीएफ के लिए क्या है, इस फंक्शन एफ को पीडीएफ कब कहोगे, अगर एक तो टोटल एरिया अंडर द कर्व मतलब कर्व बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस वो 1 हो, सेकंड जो एफ है उसकी जो रेंज सेट है वो क्या हो, नॉन नेगेटिव हो। तो एफ को क्या कहा जाएगा उस केस में, एफ को हम कहेंगे दिस इज पीडीएफ। और जो ये कर्व है इसको कहेंगे, सॉरी दिस इज पीडीएफ, और इसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व। यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, ए अंडर द कर्व ही दे रही है, तो आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है, सपोज दिस इज ए फंक्शन, ये एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है दैट इज y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अब आपने क्या लिया, कोई x की वैल्यू ली है और एक x में थोड़ा सा चेंज कर दिया, दैट इज सपोज दिस इज x प्लस में dx। तो ये जो है डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच में, ये हमें पता है कि dx होगी, x के करेस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू होगी ये हाइट इतनी हो जाएगी, और x प्लस में dx के करेस्पॉन्डिंग हाइट इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जैसे कि ये कर्व है, ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको आप हिस्सों में तोड़ दो। ठीक है, मान लो ये x1 है, दिस इज x2, और तोड़ दिया x3, जैसे कि हमने इन रेक्टेंगल्स में तोड़ा था, तो सेम इसको हमने तोड़ दिया x4 देन x5, सपोज इस तरीके से तोड़ दिया। अब आप ये देखो, अगर हम इसको रेक्टेंगल बनाए तो रेक्टेंगल दो तरीके से बनती है, या तो आप इसको एक्सटेंड कर दो या फिर आप क्या कर दो, इसको कम कर दो। अगर आप एक्सटेंड करोगे तो ये इतना एरिया जो है वो एक्स्ट्रा कवर करेगा, मतलब ये टोटल एरिया में कुछ ना कुछ एरर आएगी, क्योंकि ये एरिया जो है वो एक्स्ट्रा कवर कर रहे हैं। अगर आप क्या कर रहे हो, मतलब अगर आप ऊपर की साइड रेक्टेंगल नहीं बना रहे तो नीचे की साइड बना रहे हो, तो इतना एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब अभी भी एरर आएंगी। ठीक है, अब हमने क्या करा, अब हमने एरर को कम करने के लिए क्या किया, इसके बहुत ज्यादा हिस्से कर दिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमने बहुत ही कम कम विड्थ ले ली, कम कम हिस्सों में तोड़ दिया इसको। ठीक है, अब आप देखो रेक्टेंगल जब बनाओगे तो ये कुछ इतना हिस्सा आएगा, और इसकी जब बनाओगे तो ये कुछ इतना सा हिस्सा कम हो जाएगा, और कम करोगे यानी इतना हिस्सा कम होएगा, मतलब ये पहले के कंपैरिजन में क्या होगा, यहाँ एरर कम आएगी। अगर आप इसको और ज्यादा हिस्सों में तोड़ दोगे क्या होगा, एरर बहुत ही ज्यादा कम आएगी। मतलब इन रेक्टेंगल्स का एरिया जो है, इन सभी रेक्टेंगल्स का एरिया का जो सम है वो क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा कर्व के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में जो है। मतलब हमने क्या किया है, ओवरऑल आपको क्या करना है कि जो कर्व है, कर्व और उस कर्व को क्या करना है, आपको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है। मतलब इस तरीके से तोड़ना है कि आपको रेक्टेंगल बनानी है, जितनी आपको पॉसिबल हो सके उतनी ज्यादा आप इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करो। मतलब आपको क्या करना है, जो ये कर्व है इस कर्व को क्या करना है, आपको रेक्टेंगल्स में से तोड़ना है। ठीक है, अब मतलब जितनी ज्यादा आप रेक्टेंगल में तोड़ पाओगे उतनी ज्यादा एरर कम होगी। सपोज एक हमने ये ले ली, यहाँ पर ये है, ये है। अब आप एक्स्ट्रा भी अगर कवर करोगे तो बहुत ही कम एरिया जो वो एक्स्ट्रा इंक्लूड होगा, या फिर अगर आप नीचे की साइड रेक्टेंगल बनाओगे तो बहुत ही कम एरिया ऐसा होगा जो एक्सक्लूड होगा। मतलब ओवरऑल जस्ट इतना है कि जितने ज्यादा आप उसको कन्वर्ट करोगे, जितनी ज्यादा आप उसकी पार्टीशन करोगे, जितने ज्यादा आप उसको रेक्टेंगल में तोड़ोगे, उतनी ज्यादा बेटर अप्रोक्सीमेशन मिलेगी, उतना बेस्ट आपको क्या मिलेगा, जो इन रेक्टेंगल्स का एरिया है वो आप निकालते जाओ और उन सबको ऐड करते जाओ, वो क्या हो जाएगा, टोटल एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में था, आपको क्या करना है, यहाँ एक रेक्टेंगल बनानी है, ये रेक्टेंगल बन गई है। ठीक है, आपकी मर्जी है कि आप ऊपर की साइड भी बना सकते हो और नीचे की साइड भी बना सकते हो। तो अब आप इसकी हाइट देखो, हाइट जो है वो कितनी आ गई, y आ गई, और जो इसकी विड्थ है वो कितनी आ गई, dx आ गई। तो इस रेक्टेंगल की जो एरिया है वो कितना आ गया, y इंटू में dx आ गया, यानी कितना हो जाएगा, fx इंटू में dx आएगा। सेम आप और रेक्टेंगल बनाओगे, उसका एरिया लोगे, फिर और रेक्टेंगल बनाओगे और लोगे, और जितनी ज्यादा उसकी पार्टीशन करोगे उतना बेटर अप्रोक्सीमेशन आएगा, और उस सब का सम कर दो,
उस सब का सम करो, या फिर ये इंटीग्रल कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, वो जो सम है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि टोटल जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी को, और प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम वैल्यू 1 ले सकती है, इसलिए टोटल एरिया अंडर द कर्व कितना होना चाहिए, 1। और y की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, क्योंकि y जो है वो प्रोबेबिलिटी को ही करेस्पॉन्ड करेगी। तो इसके केस में क्या है, जो y है वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव। तो यानी पीडीएफ के लिए दो ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज एरिया, टोटल एरिया अंडर द कर्व वो 1 होगा, प्लस जो एफ है उसकी जो रेंज सेट है वो क्या होगी, नॉन नेगेटिव होगी। यानी पीडीएफ की बात करी जाए, अगर कैपिटल एक्स जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नथिंग बट इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर जो इसका एरिया है, दैट इज एक्स से लेके एक्स प्लस डी एक्स, एफ एक्स और डी एक्स हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। सपोज ए से लेकर के बी तक की बात कर रहे हैं हम, ए से लेकर के बी तक की बात कर दी, तो ये कुछ हो गया है आपका ए टू बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा एफ एक्स और डी एक्स होगा। ठीक है, अगर आप एक पॉइंट पर बात करो, जब एक पॉइंट पर आप पीएमएफ की बात करते थे, जैसे कि आपने हेड का केस किया था, हेड 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 टेल कॉइन को जब 2 बार टॉस किया था, टेल हेड एंड देन टेल टेल, तो जो x है वो रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया था, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और उसमें हमने डिफाइन किया था नंबर ऑफ हेड। तो 2 के करेस्पॉन्डिंग जो है इसका आंसर आ रहा था 1/4 आ रहा था। मतलब क्या कह रहे हैं कि एक पॉइंट के अबाउट जब आप डिस्क्रीट के केस में निकालते थे तो वो हो सकता है कि नॉन जीरो आए, जैसे कि इस केस में नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है, मतलब पीएमएफ जो है वो नॉन जीरो आ रहा है, लेकिन इस केस में आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालोगे तो एक्स ये इक्वल कब आएगा, जब इसी से ये लेस देन इक्वल होगा और इसी से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। यानी यहाँ पर भी ए होगा और बी भी क्या होगा, ए होगा, मतलब ए और बी दोनों बराबर होंगे। ऑब्वियसली जब ए और बी दोनों बराबर होंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जीरो। यानी क्या है कि जो डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, उसके अंदर जो पीएमएफ है करेस्पॉन्डिंग टू ए पॉइंट, करेस्पॉन्डिंग टू ए सिंगल पॉइंट, corresponding to a single point need not to be zero, need not to be zero। ठीक है, लेकिन यहीं अगर हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात की जाए, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो उसके अंदर जो पीडीएफ है करेस्पॉन्डिंग टू ए सिंगल पॉइंट वो ऑलवेज क्या आएगी, जीरो। सेकेंड आप देखो, ए से बी अगर आप ए और बी इंक्लूड कर लो, ए और बी चाहे आप एक्सक्लूड कर दो, ठीक है, या ए इंक्लूड कर दो बी एक्सक्लूड कर दो, या फिर आप क्या करो, ए एक्सक्लूड कर दो और बी क्या कर दो, इंक्लूड कर दो। लिमिट तो क्या रहनी है, ए से बी ही रहनी है, क्योंकि एक पॉइंट के अबाउट यानी ए के अबाउट की बात करें और बी के अबाउट की बात करें तो ए बी के अबाउट तो जीरो ही होनी है, यानी ओवरऑल जो है बीच के हिस्से में ही काम कर रहे हैं। तो यानी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में मतलब ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप एंड पॉइंट को इंक्लूड कर रहे हो या नहीं कर रहे। लेकिन डिस्क्रीट के केस में क्या है कि फर्क पड़ रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो डिस्क्रीट के केस में है ये चारों जो है वो इक्वल होने कोई जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि ये चीज और ये चीज जो है वो इक्वल आ जाएंगी। जैसे कि आप बात करो अगेन जो है 2 कॉइन टॉस किए हैं, नंबर ऑफ हेड जो एक्स वो रैंडम वेरिएबल डिनोट कर रहे हैं। सपोज आप बात कर रहे हो 1 से लेकर के 2 के बीच में, ठीक है, 1 से 2 के बीच में कौन सी आएगी, एक तो 1 वाली भी आएगी और एक कौन सी आएगी, 2 वाली भी आएगी। और इस केस में करेस्पॉन्डिंग टू ए पॉइंट वो नॉन जीरो हो सकती है, तो यानी 1 की करेस्पॉन्डिंग यानी एक हेड याद हो 2 बाई में 4 हो गया और 2 हेड यानी 1 बाई में 4 हो गए, यानी 3 बाई में 4 आ जाएगी। और एक आप निकालो पी प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन मतलब 1 इंक्लूड हो 2 एक्सक्लूड हो, ठीक है, इसमें ओनली कौन सी आएगी, x इज इक्वल टू 1 के करेस्पॉन्डिंग आएगी, ठीक है, जो कि इसके बराबर नहीं है। x इज इक्वल टू 1 के करेस्पॉन्डिंग क्या है, 2/4। यानी डिस्क्रीट के केस में एंड पॉइंट मैटर करते हैं, बट कंटिन्यूअस के केस में एंड पॉइंट मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि एक पॉइंट के अबाउट जो पीडीएफ है वो क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं पीडीएफ से रिलेटेड। तो क्वेश्चन दिया हुआ है
एक फंक्शन दिया हुआ है जहां पर x जो है वो क्या है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, दिस इज इक्वल टू 6x इंटू में 1 माइनस में x, वेयर x कैन रेंज बिटवीन 0 to 1। जो 0 1 इंक्लूड करो या एक्सक्लूड करो, अभी अभी देखा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पहला तो चेक कहता है कि चेक करो क्या f जो है वो पीडीएफ बन रहा है, ठीक है। सेकंड कहता है कि मान लो f पीडीएफ बन रहा है, अगर f पीडीएफ बन रहा है तो क्या मतलब b की क्या वैल्यू होगी कि रैंडम वेरिएबल वो ले लिए जिनकी इमेजेस b से लेस आ रही है और वो इक्वल होगी जो ग्रेटर देन b होगा। मतलब क्या कह रहे हैं, b के लेफ्ट में जितना एरिया है उतना ही क्या है b के राइट में एरिया आ जाए, ऐसी कौन सी b की वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसके राइट में जितना एरिया है उतना ही उसका लेफ्ट में एरिया आ जाए, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले पीडीएफ के लिए पता है कि एक तो ये सभी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। अब जो x है, x लेस देन इक्वल टू क्या है, 1 है, तो यानी 0 आ जाएगा, 1 माइनस में x आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हो 6 तो पॉजिटिव है ही, x क्या है, नॉन नेगेटिव है, 1 माइनस एक्स भी क्या हो गया, नॉन नेगेटिव हो गया। नॉन नेगेटिव को नॉन नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आ जाएगा, नॉन नेगेटिव आ जाएगा, यानी एफ एक्स जो है वो क्या आ गया, नॉन नेगेटिव। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी पीडीएफ की। सेकंड पीडीएफ के लिए क्या कहता है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो है वो एरिया अंडर द कर्व वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब देखो ओनली 0 to 1 के बीच में दिया हुआ है, बाकी सारे केस में क्या है, इसका 0 है, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की जगह हम इसको लिख सकते हैं 0 to 1 लिख सकते हैं, क्योंकि x की लिमिट इतनी ही दी हुई है। दिस इज 6x इंटू में 1 माइनस में x dx, और ये सॉरी दिस इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। इस इंटीग्रेशन का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, पीडीएफ। अब आपको निकालना है b। अब देखो b जो है, b x का काम कर रहा है, यानी b की वैल्यू है वो भी किसके बीच में आ रही है, 0 से 1 के बीच में निकालनी है, कंडीशन ये दी हुई है। तो आपको क्या करना है, p x लेस देन b, x लेस देन b का मतलब क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू तो हो सकती है 0, और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, कह रहे हैं कि मैक्सिमम कितनी लेनी है आपको, b लेनी है। दिस इज एफ एक्स इंटू में क्या हो गया, dx हो गया, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू रख सकते हो, यानी p x लेस देन b जो है वो आ जाएगा 0 से b, और ये हो जाएगा 6x हो जाएगा, अंदर ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इंटू में 6x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx। अब आप इंटीग्रेशन सोल्व कर लो, 6x स्क्वायर बाय 2 दैट इज 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 से लेकर के कितना हो जाएगा b, तो यानी आंसर कुछ आ जाएगा 3b स्क्वायर माइनस में 2b क्यूब आ जाएगा। अब x ग्रेटर देन b की बारी आई, तो x b से बड़ा होना चाहिए, b से बड़ा होना चाहिए, यानी मिनिमम वैल्यू b होनी चाहिए, और मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है कि 1 हो सकती है। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, यानी पीडीएफ करेस्पॉन्डिंग टू ग्रेटर देन b। तो ये हो गया एफ एक्स इंटू में dx हो गया, और एफ एक्स इंटू में dx जिसका इंटीग्रेशन हमने सोल्व किया था, दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस में 2x क्यूब, और ये हो जाएगा दिस इज b टू 1, तो यानी ये हो गया 3 माइनस में 2, दिस इज 1 माइनस में लोअर लिमिट दैट इज 3b स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2b क्यूब। अब ये बराबर होना चाहिए पी एक्स लेस देन बी के, और एक्स लेस देन बी जो है वो कितना आ गया था, 3b स्क्वायर माइनस में 2b क्यूब, 3b स्क्वायर माइनस में 2b क्यूब, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, तो सोल्व करोगे तो कितना बनेगा, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसके फैक्टर्स कुछ आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2b माइनस में 1 इंटू में 2b स्क्वायर माइनस में 2b माइनस में कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। एक तो b की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, और इसको जब आप सोल्व करोगे दिस इज b की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस 4 प्लस में 8, y में आ जाएगा 4 आ जाएगा, सॉरी b की वैल्यू यहाँ हो गई 1/8 हो गई। अब आप ये देखो, एक तो हो गया 2 प्लस रूट 12 बाय में 4 हो गया, और एक ही हो जाएगा 2 माइनस रूट 12 बाय में 4 हो जाएगा। अब b की वैल्यू किस में लेनी है, 0 से लेकर के 1 के बीच में आनी चाहिए, तो 2 प्लस रूट 12 जो है, अब जब रूट 9 की बात करते हो वो 3 आता है, मतलब ये 2 प्लस 3 तो होगा ही मिनिमम, तो यानी 5/4 मिनिमम करें तो 1 पॉइंट समथिंग, मतलब ये 1 से बड़ा है, जबकि b क्या होना चाहिए 1
से लेस होना चाहिए, तो ये बी की वैल्यू नेग्लेक्ट हो गई। अब ये बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, जबकि बी की वैल्यू क्या कह रहा है कि आपको नॉन नेगेटिव लेनी है, तो ये वैल्यू भी नेग्लेक्ट होगी। बची कौन सी, 1/2, जो कि नॉन नेगेटिव भी है और 1 के बीच में भी है, तो बी क्या आ गया 1/2, यानी 0.5 ऐसा है जिसके लेफ्ट में जितना एरिया है उतना ही उसका राइट में एरिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, लेट x be a continuous random variable, let x be a continuous random variable। और जो पीडीएफ है, पीडीएफ गिवन है कि पीडीएफ जो है वो ax आएगी अगर x जो है वो 0 और 1 के बीच में हो, a आएगी अगर वो 1 और 2 के बीच में है, और माइनस में ax, प्लस में कितना आएगा 30 आएगा, प्लस में दिस इज 3 है नॉट 30, तो ये आ जाएगा 2 से लेकर के 3 के बीच में हो, और 0 आएगा अदरवाइज। ठीक है, तो पीडीएफ दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में एक तो कह रहा है कि आपको ए की वैल्यू निकालनी है, सेकंड कहता है कि एरिया निकालो कब, जब रैंडम वेरिएबल जो है वो लेस देन इक्वल टू 1.5 हो। अब पीडीएफ है तो हमें ये पता है कि जो टोटल एरिया अंडर द कर्व है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको क्या हम ऐसे तोड़ सकते हैं, -∞ से 0 हो गया है, और 0 से लेकर के कितना हो गया है 1 हो गया है, और 1 से लेकर के 2 हो गया है, और 2 से लेकर के 3, और 3 से लेकर के कितना हो गया है इन्फिनिटी दिया हुआ, 3 से इन्फिनिटी, सॉरी दिस इज fx dx, दिस इज इक्वल टू 1, और ये कितना हो गया 1। अब -∞ से 0 अदरवाइज के केस में, यानी इसके केस में 0 आ गया, ये भी खत्म। 0 से इन्फिनिटी, इस केस में भी 0 दिया हुआ है, ये भी खत्म, यानी 0 से 1, 0 से 1 कितना हो गया है ax हो गया, 0 से 1 हो गया ax, और ये हो जाएगा a हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा माइनस में ax, प्लस में कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा। ठीक है, और ये समेशन जो है वो कितना दिया हुआ है 1 दिया है। आप इसको सोल्व कर सकते हो इजीली, जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये कुछ आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 1, दैट इज a की वैल्यू आ जाएगी 1 में 2 आ जाएगी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा था कि आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 1.5। ठीक है, x लेस देन 1.5 हो तो इसका मतलब क्या हो गया, -∞ से 1.5 हो गया है, और ये क्या हो गया fx इंटू में dx हो गया है। तो -∞ से 1.5 को तोड़ सकते हैं, -∞ से 0 में, 0 से 1 में, और 1 से 1.5 में। -∞ से तो 0 हो गया, 0 हो गया है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में कितना दिया हुआ था ax, और a की वैल्यू आ गई थी 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2x dx आ गया। अब 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में कितना दिया हुआ था, a दिया हुआ था, a की वैल्यू होगी 1/2, और इंटू में हो गया ये dx हो गया है। तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो, इसको जब सोल्व करोगे इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 1/2। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।